सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा थिंकर्स की सीरीज़ में, पॉलिटिकल थिंकर्स की सीरीज़ में अगला वीडियो होने वाला है जेएस मिल के ऊपर, जिनका पूरा नाम जॉन स्टुअर्ट मिल है। ये वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड ज़्यादा था क्योंकि ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट थिंकर्स। मतलब अगर मैं 2-3 थिंकर्स जिनको पसंद करता हूँ, पॉलिटिकल थिंकर्स को, उनमें से एक जेएस मिल है। पसंद करने का एक बहुत अच्छा रीज़न है मेरे पास, क्योंकि इन्होंने एक इशू को एड्रेस किया जिसको मैं भी एड्रेस करना चाहता हूँ काफ़ी दिनों से। काफ़ी बार उसके बारे में बोला है और बहुत जल्दी हो सकता है कि सरकार ये नियम लेके आए भी। बात करेंगे उस इशू की भी। खैर, लेट्स स्टार्ट। जॉन स्टुअर्ट मिल, इनका जन्म 1806 में हुआ। ठीक है, हर बार की तरह ब्रीफ लाइफ स्केच। इनके लाइफ स्केच में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो 2 चीज़ें हैं। पहली, ये जेम्स मिल के बेटे थे। जेम्स मिल अपने आप में एक बहुत बड़े थिंकर हैं। ठीक है। दूसरी, जर्मी बेंथम के शिष्य थे, एक हिसाब से कह सकते हैं। ठीक है। अब कोई व्यक्ति थिंकर्स, इतने बड़े बड़े थिंकर्स के आसपास रहा है, एक का पुत्र है, एक का शिष्य है, तो ऑब्वियस है कि उसके फिलोसोफर बनने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। ठीक है। अब इनकी फिलॉसफी पढ़ेंगे। उससे पहले एक और थिंकर हैं जिनका नाम है जर्मी बेंथम। इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेसिकली जो जेएस मिल है, इन्होंने इनकी थ्योरी को रीडिफाइन किया था, बेसिकली इम्प्रूव किया था काफ़ी हद तक। ठीक है। इनकी बुक का नाम है एन इंट्रो टू प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, ऐसा ही करके कुछ है, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। इस बुक में जर्मी बेंथम बात करते हैं कि स्टेट कैसे रन करना चाहिए, गवर्नमेंट का क्या मोटिव होना चाहिए, ये चीज़ हम समझेंगे। ठीक है, कि क्या कहा है बेसिकली, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को सुनना चाहिए। एक वर्ड है यूटिलिटेरियनिज्म। इसका अर्थ होता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ग्रेटेस्ट नंबर्स। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले एक चीज़ समझते हैं। जर्मी बेंथम इंडिविजुअल को ऐसे देखते हैं कि जो इंडिविजुअल है, जो एक व्यक्ति है, वो सिर्फ 2 चीज़ों से गाइडेड है। 2 उसके मास्टर्स हैं, एक प्लेजर और दूसरा पेन। ठीक है। एवरीबडी ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्लेजर, इसको हम सब मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और पेन को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये 2 ही हमारे मास्टर हैं। ठीक है। तो जर्मी बेंथम भी यही कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, जो काम व्यक्ति करता है वही काम सरकार को करना चाहिए। एक अच्छे राज्य की निशानी यही है कि वो लोगों का प्लेजर को मैक्सिमाइज करे और पेन को मिनिमाइज करे। और इसके लिए वो आइडिया देते हैं यूटिलिटेरियनिज्म का, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। अर्थात कि राज्य की कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी दे सके। मतलब कोई भी नियम ऐसा बने जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश हों। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर ऐसी कोई सरकार है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश कर सकती है। इसमें वो और भी बातें कहते हैं कि जो प्लेजर है, यानी जो ये बेसिकली हैप्पीनेस को इक्वेट कर देते हैं लगभग प्लेजर वर्ड से। और ये जो है ना, ये क्वांटिटी में मेजर करते हैं। वो कहते हैं कि ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है बस, कि ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिले और कम से कम दुख मिले। ठीक है, ये इनका कोई कंसर्न नहीं है कि खुशी की क्वालिटी क्या है, प्लेजर की क्वालिटी क्या है, मतलब किस स्तर की खुशी है। ठीक है, इस चीज़ को जेएस मिल क्रिटिसाइज करेंगे अभी कि क्वालिटी होती है प्लेजर की। बेसिकली ये क्या कहना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू जर्मी बेंथम, अगर साधारण भाषा में कहूँ ये क्वांटिटी वाला शब्द, कि एक कोई भिखारी भीख मांग के खुश है और कोई कवि अगर असंतुष्ट है, ठीक है, उसको खुशी नहीं मिल रही, तो जो भिखारी है वो कवि से ज़्यादा बेहतर है जर्मी बेंथम की परिभाषा के अनुसार। ठीक है,
कि जो व्यक्ति खुश है वो ज़्यादा अच्छा है, और इनके अकॉर्डिंग दोनों किसी भी प्रोफेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, जो खुश है वो अच्छा है, दैट्स इट। ठीक है, जेएस मिल इसके एकदम अपोजिट जाएंगे, अभी अपने गुरु के एकदम अपोजिट जाएंगे। ठीक है, अब जो ये थ्योरी है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर्स, ठीक है, इसमें क्वांटिटी जोड़ी उन्होंने। गवर्नमेंट को भी इसी तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, ये गवर्नमेंट को साइंटिफिक फॉर्मूला के थ्रू चलाना चाहते हैं। बेस्ड ऑन साइंस, और फॉर्मूला किस चीज पे बेस्ड होना चाहिए? यूटिलिटेरियनिज्म पे। इनके अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बना, जैसे अभी हमने थॉमस हॉब्स में कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, उसके बाद जॉन लॉक में कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बना। ठीक है, स्टेट इस हिसाब से काम करे, इस हिसाब से लॉ बनाए कि वो साइंटिफिक लॉ होना चाहिए, जिससे ये यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी सेटिस्फाई हो। ठीक है, अब इसके बाद अगर लोगों के राइट्स छीनते हैं तो छीनने दो। ठीक है, इसके अलावा ना तो कोई राइट होंगी, ना ही कोई मतलब और मतलब लिमिट होगी स्टेट के ऊपर ये लॉज बनाने के लिए। ठीक है, तो फिर कंट्रोल कैसे होगा? मतलब खुशी तो कोई भी चीज़ दे सकती है, घटिया से घटिया चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी दे सकती है लोगों को। जर्मी बेंथम के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल है, जैसे हॉब्स में क्या था कि व्यक्ति अपने प्लेजर के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन बेंथम ऐसा सोचते हैं, बेंथम का जो परसेप्शन है इंडिविजुअल के लिए वो ऐसा है कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी खुशी के लिए सोसाइटी को दुख नहीं देगा, वो अपने आप उसके ऊपर लिमिट आ जाएगी, ही विल नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट्स दैट सोसाइटी सेट्स फॉर हिम, कि वो इस लेवल पर ही जाएगा। ये एक लिमिटेशंस डाल देते हैं वो इंडिविजुअल के ऊपर कि इंडिविजुअल बाय नेचर ऐसा है, ऐसा जर्मी बेंथम का मानना है। ठीक है, अब बात इनका एक व्यू है टैक्सेशन के ऊपर, टैक्स के ऊपर। अकॉर्डिंग टू जर्मी बेंथम कि हमने अमीरों से टैक्स लिया, ठीक है, और उससे स्टेट ने लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए सड़कें बनाई और सुविधाएं प्रोवाइड की, जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स हो गया, etc। अब अकॉर्डिंग टू जर्मी बेंथम जो अमीर लोग हैं उनको दुख हुआ होगा, उनसे पैसा छीना गया है, परंतु लोगों में, गरीब लोगों में पैसा बांटा गया है, गरीब लोग खुश हो गए, तो जो गरीब लोगों की खुशी है ना, उसने जो अमीर लोगों का दुख है उसको बैलेंस कर दिया। मतलब जो नेट रिजल्ट आया वो हैप्पीनेस में आया ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश हुए। ठीक है, तो ये व्यू है इनका। अब इस व्यू को ऑब्वियस है आप सब भी इस व्यू को समझ पा रहे होंगे कि इस कितना क्रिटिसिज्म मिलेगा लोगों से, क्रिटिक्स, और आप सब भी गेस कर सकते हैं कि क्या क्रिटिसिज्म होगा। अगर ऐसी बात है कि गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों के लिए काम करे, ये सब ना मोनोकल्चरल कंट्री में तो ठीक है, एक ही कल्चर है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करिए, कोई एक ऐसा देश है जिसमें 95% एक धर्म के लोग हैं, 5% दूसरे धर्म के लोग हैं, और दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो अगर सरकार कोई ऐसा लॉ ला दे जिससे जीनोसाइड हो 5% लोगों का जो दूसरे धर्म के हैं, तो 95% लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या ये चीज़ जस्टिफाइड है मोरल ग्राउंड्स पे? नहीं है जस्टिफाइड बिल्कुल भी। जबकि हो वही रहा है जो वो चाहते हैं कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर्स। तो ये इनके क्रिटिक्स का कहना है कि जो इनका ये फॉर्मूला है, साइंटिफिक फॉर्मूला है या फिर जो व्यू है, दे आर अगेंस्ट इंडिविजुअल राइट एंड इंडिविजुअल लिबर्टी, स्पेशली इन द केस ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, और कितना भी मोनोकल्चरल कंट्री हो, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही जो पब्लिक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा, मेजोरिटी और माइनॉरिटी में। तो मेरे हिसाब से ये प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई, हर जगह तो छोड़िए, किसी जगह अप्लाई नहीं हो सकता, बट थ्योरी दी है उन्होंने अपने समय के अनुसार ये, क्योंकि वही बात आ जाती है कि हर थिंकर की जो थिंकिंग है दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। खैर, जब जेएस मिल ने इनकी थ्योरी को पढ़ा, इनके स्टूडेंट थे जेएस मिल, बट इनसे सेटिस्फाइड नहीं थे बिल्कुल भी। वो इसके खिलाफ इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं बेसिकली। लेट्स स्टडी द मॉडिफिकेशंस। मिल ऑन यूटिलिटेरियनिज्म। जेएस मिल के व्यू क्या थे?
पहली चीज जो हमने पॉइंट आउट की थी अभी बोलते हुए कि देयर इज क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस। क्वांटिटी में इट शुड नॉट बी मेजर्ड, इट कांट बी मेजर्ड इन क्वांटिटी। समझिए, एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है J.S. मिल का कि अ सुकराटियन डिससेटिस्फाइड इज बेटर देन अ सेटिस्फाइड फूल, या फिर अ डिससेटिस्फाइड मैन इज बेटर देन अ सेटिस्फाइड पिग। ऐसे समझिए, खुशी का स्तर होता है, हर खुशी को क्वांटिटी में मेजर नहीं किया जा सकता कि इतना खुश हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और ज़्यादा खुश हो गया तो और अच्छी बात है। नहीं, सुअर कीचड़ में लौट के खुश हो जाता है। J.S. मिल के शब्द है, मेरे नहीं। सुअर कीचड़ में लौट के खुश हो रहा है, और कोई व्यक्ति जो कुछ चीज के बारे में सोच के दुखी है, तो इन दोनों में से जो दुखी व्यक्ति है वो ज़्यादा बेहतर है इस सुअर से जो कीचड़ में लौट के खुश हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ के खिलाफ जो आपने देखा कि अपने गुरु के ही खिलाफ गए हैं ये, वो जबकि इनके गुरु के केस में उल्टा था, जो खुश है वो बढ़िया है, वो बेहतर है, जबकि ये कह रहे हैं नहीं, खुशी का स्तर है। जो व्यक्ति सोच के कुछ दुखी है वो उससे तो बेहतर ही है जो कीचड़ में लौट के खुश है। एक मतलब बहुत सीधी सी बात है कि कोई व्यक्ति चोरी करके खुश हो जाए, कोई व्यक्ति समाज सुधार के अच्छे काम कर रहा है बट फिर भी वो दुखी है, तो आप भी समझते हैं कि दुख ज़्यादा बेहतर है इस छोटे स्तर के खुशी से। तो ठीक है, इस चीज़ के खिलाफ उन्होंने बहुत फेमस स्टेटमेंट दी कि सुकराटियन डिससेटिस्फाइड इज बेटर देन द सेटिस्फाइड फूल, क्योंकि जो व्यक्ति खुश हुआ है ना चोरी करके, उसको ना बस एक पहलू पता है सिक्के का, और जो व्यक्ति दुखी है किसी चीज़ को लेके, सारे नहीं बट कोई अगर ऐसा व्यक्ति दुखी है जिसको सुकराटियन कह रहे हैं, जो सुकरेट्स को पढ़ने के बाद दुखी है, वो दोनों पहलू जानता होगा सिक्के के, इसलिए वो दुखी है। ये चोर सिर्फ एक पहलू जानता है कि इसने चोरी की, उससे कुछ संभावना है कि इतने पैसे, मतलब माल बेचेगा चोरी का, इतना पैसा मिलेगा और उससे उसको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए वो खुश है, वो उसका दूसरा पहलू जानता ही नहीं है कि इससे क्या क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं उसको आगे चल के। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और डेप्थ में अगले व्यूज जो इनके हैं। प्लेजर जो है वो इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, मतलब प्लेजर शुड नॉट बी बायोलॉजिकल और फिजिकल ओनली। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि जो इंटेलेक्चुअल प्लेजर है इट इज बेटर देन फिजिकल या बायोलॉजिकल प्लेजर। ये कितनी अच्छी बात है, ये बात पूरे समाज को समझनी चाहिए, हमारे भारतीय समाज को तो खासकर, वैसे सारे समाजों के लिए, लेकिन क्योंकि मैं भारत से रहने वाला हूँ, भारत का ज़्यादा भला चाहता हूँ, थोड़ा सा बाइसनेस है भारत के लिए। ठीक है, अब इनके और व्यूज पढ़ते हैं, जैसे ये हमने देखा। और मिल के अकॉर्डिंग ना, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, वो इंटेलेक्चुअल प्लेजर को बढ़ावा देती है। अगर डेमोक्रेसी ऐसी है ना जो इंटेलेक्चुअल प्लेजर को बढ़ावा नहीं दे रही है, तो वो बेकार है। ठीक है, अगर वो बायोलॉजिकल और फिजिकल प्लेजर के पीछे पड़ी हुई है उनको बढ़ाने में, ऐसी गवर्नमेंट। तो ये व्यूज़ हैं मिलके यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के ऊपर। बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि जो जर्मी बेंथम का प्रिंसिपल था, जो थ्योरी थी, उसको ठीक कर दिया है, मतलब ठीक कर दिया, और क्या ही बोलूँ मैं, हाँ, क्योंकि काफ़ी पूरी डेफिनेशन को ही पलट दिया है बेसिकली। अब इनका जो सबसे फेमस वर्क है, एन एसे ऑन लिबर्टी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली J.S. मिल जाने ही इस थ्योरी के लिए जाते हैं लिबर्टी के ऊपर, कि लिबर्टी को किस तरीके से वो देखते हैं और क्यों लिबर्टी ज़रूरी है। चलिए इसको पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू J.S. मिल, 3 तरीके की लिबर्टी होनी चाहिए। लिबर्टी फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ एक्शन, लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन।
अब एक एक करके तीनों लिबर्टीज को डिस्कस करेंगे। लिबर्टी का बेसिक मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है। स्लेव नहीं है आप किसी के, आप स्वतंत्र हैं सोचने के लिए, करने के लिए। जिस तरीके की लिबर्टी दी जा रही है, घूमने की लिबर्टी दी जा रही है, तो आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, ठीक है। मतलब जिस डिपार्टमेंट की लिबर्टी है उसमें आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। लिबर्टी का बेसिक मतलब ये होता है। लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार, पब्लिकेशन का अधिकार, प्रेस का अधिकार, मीडिया का अधिकार, ये सब इसी में आता है अकॉर्डिंग टू जे.एस. मिल और जनरल भी। क्यों जरूरी है किसी भी देश के लिए? ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वर्क है लिबर्टी के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा जरूरी लिबर्टी जो है। आप ऐसे समझिए, एक समाज है, जे.एस. मिल की स्टेटमेंट है, उसमें 100 लोग हैं, 99 एक बात कह रहे हैं, जो एक अकेला व्यक्ति है वो अलग बात कह रहा है। तो ये 99 अगर इसको बाई फोर्स दबा रहे हैं ना कि नहीं, हम तेरी नहीं सुनेंगे, तू गलत कह रहा है, ये है वो है, उसको आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे, रीजनेबल आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे रहे, तो ये ना, ये कम्युनिटी जो है ये रैशनल नहीं है। ये बात बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है कि कोई एक व्यक्ति अगर आपसे अलग है तो आप उसको दबा रहे हैं, उसकी बात को ख़त्म कर रहे हैं। अगर वो झूठ बोल रहा होगा, झूठ यानी गलत बोल रहा होगा, अगर आप सत्य बोल रहे हैं 99 लोग और वो झूठ बोल रहा है, तो आपका सत्य और उभर के आएगा। कोई बात बोली गई, किसी ने उसका विरोध किया, ठीक है, अगर ये बात सही थी तो इसकी सार्थकता और ज़्यादा सिद्ध हो जाएगी, और गलत थी तो हम बच ही जाएंगे फिर गलत बात से। अगर कोई व्यक्ति उसको गलत साबित कर दे रहा है तो ये तो अच्छी है ना कि हम लोग सत्य की तरफ जा रहे हैं और बेहतर चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। ये ना लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, थोड़ा अभी एक इंसिडेंट मैंने 2-4 दिन पहले ही देखा था, ठीक है, बेसिकली सुना था किसी वीडियो, मतलब किसी नाटक की है, मतलब किसी वेब सीरीज़ में ही देखा था। एक परिवार है, उसमें मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ बट ये इशू एड्रेस करना ज़रूरी है। लड़की में बेसिकली और माताश्री में घर में बहस चल रही है, लड़की और उसकी मम्मी में काफ़ी ठीक ठाक बहस हो रही है। तभी उसके पिताजी आते हैं, वो कुछ बोलते हैं, लड़की उन्हें जवाब दे देती है। माताजी इधर से ठीक ठाक ताकत के साथ तमाचा मारती हैं कि तुम मर क्यों नहीं ये जवाब देने से पहले। ये तो तुम्हारी तार्किकता का स्तर है, ठीक है, कि तुम किसी स्टूडेंट को, किसी अपने बच्चे को, उसको तर्क करने से ही रोक रहे हो, आर्ग्यूमेंट करने से ही। कहाँ से उसकी फिर बुद्धि का विकास होगा? और इस बात की संभावना बहुत आई है मेरे समाज को देखते हुए कि जो बात पिताजी ने कही होगी वो बहुत ही हल्की होगी, क्योंकि अगर वो बात बहुत अच्छी होती तो ये जानवरपना करने की जरूरत थोड़ी पड़ती। अरे यार, अच्छी बात है तो वो मानी ही जाएगी। मतलब आपके तर्क इतने अच्छे होने चाहिए कि सामने वाला वो बात मान ही ले। तो ये चीज़ गलत है। और भारत का इतिहास रहा है, दर्शन भारत की गोद में खेला है, दर्शन स्टार्ट भारत से हुआ था। और आज हम कहाँ गए हैं कि हमें ऑफिस में बॉस के सामने बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, घर पे मैंने बताया ही कि क्या किस्से होते हैं। फिर कहाँ से विकास होगा, फिर कहाँ से कुछ रेशनैलिटी आएगी, कहाँ से साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा, कहाँ से फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलप होगा। फिर वही छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे, उन्हीं पे लड़ेंगे। फिर विकास, फिर आप देख रहे हो कि और देश कहाँ जा रहे हैं और हम फिर भी उनके मुकाबले थोड़ा सा पीछे हैं। और जो हमसे पीछे देश है ना, उनमें और स्वतंत्रता खराब है, उनमें तो बिल्कुल ही स्वतंत्रता नहीं है सोचने की। तो ये चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब लेट्स बैक टू द टॉपिक। दूसरा, लिबर्टी ऑफ एक्शन, काम करने का अधिकार। बेसिकली ये 2 प्रकार का है। मिल बेसिकली एक्शंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्शन। अरे यार, ये देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्शन बेसिकली। एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, एक अदर रिगार्डिंग एक्शन। बताता हूं एक एक करके क्या इनका अर्थ है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन ऐसे समझिए, जिसका जो प्रभाव है वो सिर्फ मुझ पे पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं कोई बुक पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे इमेजिन कीजिए कि आई वांट टू चूज अ कैरियर इन पॉलिटिकल साइंस एज अ टीचर। इसका प्रभाव सिर्फ मुझ पे होगा, एक मतलब इनडायरेक्टली तो सोसाइटी पे पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन ये जो फैसला है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, इसका प्रभाव समाज पे तो है नहीं अभी। ये जो एक्शन है ना, इसमें सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू जे.एस. मिल। ये प्राइवेट स्फेयर है मेरा, इससे सिर्फ मेरे पे फर्क पड़ रहा है। मुझे पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए सोचने की कि मैं क्या कैरियर चूज करूंगा, मैं आज क्या पढ़ूंगा, मैं आज क्या खाऊंगा, जो बेसिक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस हैं।
जिनका डायरेक्टली बहुत ज़्यादा समाज पे फर्क नहीं पड़ता, उनमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू जेएस मिल। दूसरे एक्शंस, अदर रिगार्डिंग एक्शन, जिनका समाज पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा, उनमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड मेक द रूल्स फॉर दीज एक्शंस। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रैलीज हो गई इलेक्शंस के टाइम पे, और कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, लेट से कि मुझे इमेजिन कीजिए फैक्ट्री डालनी है कोई, ठीक है, अब फैक्ट्री से सीधे सीधे समाज पर प्रभाव पड़ेगा कि प्रदूषण होगा, उसका कचरा निकलेगा, वेस्ट जो भी होगा, गैसेस निकलेंगी बहुत सारी जो हेल्थ के लिए हार्मफुल होंगी, तो एक पर्टिकुलर जगह पे ही लगाई जा सकती है ये। तो इस चीज़ में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए फॉर मेकिंग द लाइफ ऑफ द पीपल एट अ बेटर लेवल, टू टेकिंग द लाइफ ऑफ द पीपल एट बेटर लेवल। ठीक है, अब तीसरा जो हमारी लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ एसोसिएशंस, लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन, फॉर्मिंग एसोसिएशन। जेएस मिल हमें ये स्वतंत्रता देते हैं कि हम समूह बना सकें। समूह बनाना क्यों जरूरी है बताइए, आप लोग सोचिए थोड़ा। ये इसलिए जरूरी है कि जब सरकार कुछ गलत एक्शन ले तो हम अगर समूह में इकट्ठा होकर उसका विरोध करेंगे तो उस एक्शन को ठीक करने की ताकत, जो संभावना है, वो हमारे पास ज़्यादा होगी अगर हम समूह में। अगर हम अकेले हुए तो हो सकता है हमें कोई सुने भी ना, सब इग्नोर करके चले जाएं। ठीक है, एक जो बेनिफिट हुआ वो लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन का हुआ, लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट, कि हम ग्रुप बना के गवर्नमेंट पे लिमिट लगा सकते हैं। दूसरा जो इसका फायदा है, पॉलिटिकल एजुकेशन। सारे लोग समाज में शिक्षित नहीं हैं, अगर हम ग्रुप समूह बनाएंगे तो हमारे साथ साथ उनको भी शिक्षा मिलेगी। तो ये एक और अच्छा फायदा है एसोसिएशन का। तीसरा जो फायदा है वो बेसिकली वर्क को लेके, काम को लेके। जब समूह में कोई काम किया जाएगा तो ऑब्वियस है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो गया। ठीक है, जो लोग उसमें दिलचस्पी रखते हैं, अगर वो सब इकट्ठा होकर कोई काम करें तो वो एक व्यक्ति के तुलना में तो काफ़ी अच्छी तरीके से किया जाएगा। तो इट इज़ ऑल्सो अ बेनिफिट ऑफ लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इनका लिबर्टी के ऊपर इतना ही था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हिज व्यू ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, हाउ जेएस मिल सीज द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया लिबर्टी को लेके, जो ये लिबर्टी दे रहे हैं ना जेएस मिल, हर किसी को लिबर्टी नहीं दे रहे। इनकी जो लिबर्टी है इट इज ओनली फॉर द इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल्स। यार ये चीज हमें समझनी होगी। ही इज नॉट गिविंग लिबर्टी टू द चिल्ड्रन, टू द हैंडीकैप्ड पीपल और अनसाउंड माइंडेड पीपल्स। ऐसा क्यों? एक मतलब हम लोग तो ऐसे सोचते हैं कि समाज में सबको बराबर अधिकार होने चाहिए, समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी। एक कंसेप्ट है इक्वालिटी, एक कंसेप्ट है लिबर्टी। ये दोनों साथ में चल सकते हैं कि नहीं सकते, इस बात पे बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया जा सकता है। क्योंकि आप अगर इसके बारे में सोचोगे, मैं भी इनफैक्ट किसी वीडियो में समय मिला तो इसके ऊपर बात जरूर करूँगा। लिबर्टी और इक्वालिटी एक हिसाब से अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और एक हिसाब से साथ में भी चल सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी एग्जिस्ट ही ना करे, और ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे के विपरीत हो। कुछ थिंकर्स इसको विपरीत मानते हैं, कुछ थिंकर इसको एक साथ मानते हैं कि ये देज आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये दोनों साथ में ही एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा कुछ का मानना है। वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तब तक आप इस टॉपिक के बारे में ज़रूर सोचिए कि ये दोनों कंसेप्ट इक्वल हैं, साथ में एग्जिस्ट करें या फिर दे कर ईच अदर, दोनों में से एक ही एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक आता है, वी आर गोइंग टू स्टडी मिल्स व्यू ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। बेसिकली कैसे देखते हैं, ठीक है, समझते हैं। जेएस मिल के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट के बेसिकली दो काम होते हैं। पहला,
पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बाय यूजिंग द स्किल्स ऑफ सिटीजन। दूसरा, improve the quality, basically moral and intellectual of citizen। ये दो काम है सरकार के अकॉर्डिंग टू जेएस मिल। अब ये जो पहला काम है ना, ये कोई भी सरकार कर सकती है, किसी भी तरीके की सरकार, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, ठीक है, ये काम कोई भी कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में कि इंटरनेशनल अफेयर उस तरीके से मैनेज करना वगैरह वगैरह। परंतु ये वाला जो काम है ना, सिटीजन्स की क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करना, सिटीजन्स की लाइफ को क्वालिटी देना, मतलब उसको लगातार इंटेलेक्चुअल लेवल पे बढ़ाना, ये वर्क सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि उसमें जो आर्ग्यूमेंट करने की जो स्वतंत्रता होगी, जो बेसिक 3 लिबर्टीज हैं अभी जो मैंने बताई, लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन, लिबर्टी ऑफ एक्शन, लिबर्टी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, इनके बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। और ये चीज़ तो आप भी समझ ही रहे होंगे अभी तक। 9 वीडियोज़, 9वें थिंकर हैं, 9वें हैं नहीं, 6ठे थिंकर हैं बेसिकली, ठीक है। तो बिना लिबर्टी के व्यक्ति की बुद्धि का विकास होना लगभग असंभव है, और लिबर्टी सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिलेगी। जेएस मिल इस चीज़ पे एक बात कहते हैं कि इसमें और फीचर्स बताते हैं गवर्नमेंट के, दैट फूल्स शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इंटेलेक्चुअल्स। कंट्रोवर्सी, हर कोई सरकार का भाग नहीं हो सकता। जो फूल्स हैं, जो बेसिकली इतने समझदार नहीं है, जिनको एजुकेशन इतनी नहीं मिली है कि वो रूल्स बना सकें, दे शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू जेएस मिल। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ फूल्स, दे शुड रिप्रेजेंट देम, दे शुड रिप्रेजेंट फूल्स बेसिकली। अब ये डिस्क्रिमिनेशन आया है कि लिमिट लगा दी है कि हर कोई सरकार का पार्ट नहीं हो सकता, तो वोटिंग राइट्स भी जो मिलेंगे मिल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में, वो क्या आपको क्या लगता है सबको मिलेंगे? नहीं। अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, ठीक है, इसको सफरेज जो भी बोलते हैं आप, इसके फेवर में तो वो हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि 3 प्रकार के लोगों को ये अधिकार, वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। पहला है बैंकरप्ट्स, ठीक है, जो बैंकरप्ट्स हैं। दूसरा है जो टैक्सेस पे नहीं करते। बेसिकली इसमें ड्रंक भी जोड़ सकते हैं, जो ड्रंकर्स हैं। तीसरा, जो सरकार के खर्चे पे चल रहे हैं, मतलब दे आर लिविंग देयर लाइफ ऑन पब्लिक वेलफेयर। इन तीनों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। एक जो बहुत ही अच्छी चीज़ आपको दिख रही होगी, मिल ने जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, मतलब इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि महिलाओं को ये अधिकार नहीं मिलेगा। ही वॉज वन ऑफ द फ्यू गाइज हु चैंपियंस द जेंडर इक्वालिटी बेसिकली, इसीलिए मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल शुड रिप्रेजेंट द फूल्स, जो वोटिंग राइट्स है वो इनके पास होने चाहिए। इसके बाद वोटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, मतलब वोट डलता कैसे है, बेसिकली आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। दो तरीके से वोटिंग होती है। पहली वोटिंग होती है सीक्रेट बैलेट वोटिंग, इसमें क्या होता है कि मैं वोट डालने गया, मैंने वोट डाला, मेरा वोट किसी को पता नहीं चलेगा, नोबडी विल नो दैट किसको मैंने वोट दिया है। किसी ए पार्टी को दिया है, किसी बी को दिया है, किसी सी को दिया है। दूसरी होती है बेसिकली ओपन बैलेट वोटिंग, बैलेट वोटिंग। इसमें मैं किसी को भी वोट डाल रहा हूं ए बी सी पार्टी में से, तो बी को टिक नहीं कर रहा, वरना एक पार्टी है। एक्चुअली मैं दिल्ली में रहता हूँ, ए बी सी तीनों पार्टीज हैं, आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस। इसका मतलब ये नहीं मैं आम आदमी सपोर्टर हूँ। एक सेकेंड,
जी, लेट्स जी टिक कर देते हैं, नहीं तो पॉलिटिकल हो जाएगा मामला थोड़ा सा, ठीक है। तो बेसिकली ओपन बैलेट वोटिंग में क्या होता है कि लोगों को पता होता है कि मैंने किस पार्टी को वोट दिया है, और आई विल टेल द रीजन व्हाई आई हैव चूजन दिस पार्टी, ठीक है। तो जेएस मिल है ना, ओपन बैलेट वोटिंग को फेवर करते हैं, सीक्रेट वोटिंग सीक्रेट नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जेएस मिल। इसके रीजन देते हैं कि अगर जो वोटिंग है वो ओपन होगी तो करप्शन के चांसेस बहुत कम होंगे, ट्रांसपेरेंटली वोटिंग है, ठीक है, लोग अपने व्यूज दे पाएंगे सीधे सीधे, कि गवर्नमेंट को उनकी कमियां पता चलेंगी, क्योंकि लोग सीधे सीधा बोलेंगे कि मैं तुम्हें वोट क्यों नहीं दे रहा, दिस इज रीजन व्हाई एम आई नॉट गिविंग यू द वोट्स, ठीक है। ही फेवर्स ओपन बैलेट वोटिंग। इसका एग्जांपल ये तो भारत में चलता है, ये सीक्रेट बैलेट किसी को नहीं पता होता। भारत की राज्यसभा में जब वोटिंग होती है ना, राज्यसभा के लिए बेसिकली जब वोटिंग होती है, एमएलए जो होते हैं वो राज्यसभा मेंबर्स को जब चुनते हैं, ये पूरा प्रोसेस पार्लियामेंट वाले टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, उनका चुनाव होता है। खैर, जो एमएलए चुनते हैं ना राज्यसभा को, पहले भारत में ना सीक्रेट बैलेट वोटिंग से एमएलए चूज करते थे एमपी को, मतलब उन्हें पता नहीं हो, लोगों को नहीं पता चलता था कि इन्होंने किस पार्टी को वोट दिए हैं, किस पार्टी के मेंबर को वोट दिए हैं। तो इसमें क्या करप्शन ज़्यादा होने लगा, मतलब मैं किसको वोट डाल रहा हूँ एज एन एमएलए किसी को पता ही नहीं चल रहा, मेरी पार्टी ने मुझे बोला है कि इनको वोट डालना, मैं किसी और को डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं पार्टी की विप के अगेंस्ट डाल रहा हूँ, तो दिस इज अ सर्टेन फॉर्म ऑफ करप्शन, ठीक है। तो उसके बाद गवर्नमेंट लॉ लेके आई कि ये जो वोटिंग होगी ना मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए, वो ओपन बैलेट वोटिंग होगी, ठीक है, एवरीबडी विल नो कि एमएलए ने किसको वोट दिया है, ठीक है। तो इसको ओपन बैलेट वोटिंग बोलते हैं। अंतर समझ आया? ई फेवर्स ओपन बैलेट वोटिंग। और ये आप समझ ही रहे होंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स ही वोट डाल रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स ही गवर्नमेंट का पार्ट हैं, क्योंकि इसमें खतरा रहता है ओपन बैलेट वोटिंग में कि जैसे भारत या फिर किसी भी देश के लिए, जैसे 3 पार्टीज़ हैं, मैंने ए को वोट डाला और सत्ता में जो पार्टी आई वो बी आई, या फिर जो कैंडिडेट जीता वो बी पार्टी का जीता। अब क्योंकि समाज को पता है कि मैंने ए को वोट दिया है, तो हो सकता है कि मुझे कुछ थ्रेट्स मिलें कि तुमने मुझे वोट क्यों नहीं दिया, ठीक है, मेरे खिलाफ साजिश रची जाए, कुछ भी किया जाए। ये ओपन बैलेट का एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सीक्रेट बैलेट वोटिंग अच्छी है भारत के लिए। बाकी हाँ, जेएस मिल फेवर ओपन बैलेट वोटिंग, अलग कंडीशंस हैं उनकी, ठीक है। अगला टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी जेएस मिल, ये इनका गवर्नमेंट पे व्यू पूरा हुआ। Now we are going to study J.S. Mill's view on women. इनकी किताब का नाम है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। जिसमें इन्होंने इस बात का जिक्र किया है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1869। अब सिचुएशन समझिए आप, 1869 के यूरोप की फीमेल को ना प्रॉपर्टी का राइट ही नहीं है, नो राइट ऑफ प्रॉपर्टी टू फीमेल। फादर वुड बी द गार्जियन ऑफ चाइल्ड, मतलब जो मदर है वो गार्जियन भी नहीं बन सकती बच्चे की, ठीक है। उनको जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो हस्बैंड के नाम पे ही मिलेगी, जितनी रिस्पेक्ट मिलेगी वो भी हस्बैंड के नाम पर ही मिलेगी। ऐसा है यूरोप। जेएस मिल बहुत ही मॉडर्न बात करते हैं 1869 में, ठीक है। इसके अगेंस्ट जाते हुए बोलते हैं, एक सीन रुकिए, इसके अगेंस्ट जाते हुए बोलते हैं कि ये सब बकवास है, ठीक है, ये इरेशनल है, ये बिल्कुल ही अनरीजनेबल चीज़ है इसके। और मैं बताता हूँ आपको, जहाँ भी ऐसे लोग दिखे ना आपको जो महिलाओं के अधिकारों को दबाते हो, ऐसा कहते हो कि नहीं स्त्री को ऐसा नहीं करना चाहिए, अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उनसे अब 2 बार पूछना क्यों क्यों, तीसरे क्यों तक वो जा नहीं पाएंगे, वो फ्रस्ट्रेट होकर एकदम गुस्सा दिखाने लगेंगे, अरे हम कह रहे हैं, ठीक है। जब चीज़ गलत होती है ना तो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता व्यक्ति, और इतनी गलत है कि अधिकारों के खिलाफ जा रहे हैं 50% आबादी के, तो वो तो बिल्कुल ही जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कोई भी।
एक और टॉपिक है जिसकी वजह से मैं इनको पसंद करता हूं बहुत ज़्यादा, जिसके अगेंस्ट ये बोले, मैरिटल रेप। मैरिटल रेप भारतीय समाज, विश्व का, पूरे विश्व का, भारतीय समाज का तो क्या ही बोलूं मैं हर बात में, एक बहुत ही कड़वा सच है। ये व्यक्ति मैरिटल रेप की बात 1869 में कर रहे हैं। हमारे देश में अभी तक मैरिटल रेप के लिए लॉ नहीं है, ठीक है। ये अपने आप में दर्शा रहा है कि वुमेन इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है, मतलब सप्रेशन किस लेवल पे, कि वी आर नॉट एबल टू हैव द लॉ आफ्टर हैविंग वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मैरिटल रेप एक बहुत ही घिनौना इशू है बेसिकली कह सकते हैं, और बहुत ही बड़ा है। मतलब शायद लगभग भारत की हर महिला ने ये चीज़ हो सकता है फेस की, बहुत सबने तो नहीं की, लेकिन एक बहुत बड़े तबके ने ये चीज़ अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस जरूर की होगी। इसके ऊपर डिटेल में किसी दिन बात करेंगे कि इसके ऊपर लॉज क्या हैं। बेसिकली बहुत सारे जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें इसके अगेंस्ट लॉ हैं, यूएसए से लेके, यूके से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, न्यूजीलैंड से लेके, इन सब में मैरिटल रेप को किसी भी और रेप के कंपेरेबल ही माना जाता है। भारत में इसके लिए भी लॉ नहीं है, वाद विवाद हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जेएसएल की मानता है इस चीज़ में, जो अभी तक हम जो लॉ ला नहीं पाए उसके बारे में वो डिस्कशन 1869 में कर रहे हैं, ठीक है। ये उन्होंने वुमेन की प्रॉब्लम बताई उस समय यूरोप में जो चल रही थी। अब वुमेन इक्वलिटी के बेनिफिट क्या हैं? अब वुमेन इक्वलिटी, ये जितने भी न्याय मांगने वाले लोग हैं ना समाज में, ये न्याय होना चाहिए, ये न्याय होना चाहिए, ये मतलब ये समानता होनी चाहिए, वो समानता होनी चाहिए, आपको नहीं लगता कि असमानता और अन्याय की शुरुआत घर से ही होती है? घर पे ही महिला को बराबर अधिकार नहीं है, ठीक है। तो जो न्याय की जो बुनियाद है वो घर से ही कमजोर है। तो अगर समानता होगी, वुमेन इक्वलिटी, तो पहला तो फायदा यही है कि न्याय की बुनियाद अच्छी हो जाएगी। मतलब घर में बराबरी है तो फिर समाज में भी धीरे धीरे बराबरी होगी, लोकतंत्र के समाज में, लोकतांत्रिक समाज में। तो पहला बेनिफिट इनडायरेक्टली है कि डेमोक्रेटिक इक्वलिटी को हम जा सकते हैं, बेसिकली वी कैन रीच टू डेमोक्रेटिक इक्वलिटी। दूसरा रीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर इंटेलेक्चुअल्स। ऐसे समझो, कोई एक व्यक्ति कोई निर्णय ले अकेला, और दूसरी तरफ 4 व्यक्ति तर्क देके एक दूसरे से वाद विवाद करके कोई निर्णय ले। कौन सा निर्णय अच्छे होने की संभावना ज़्यादा है? जो 4 ले रहे हैं। और 4 की जगह 40 कर दूं तो और संभावना ज़्यादा है, और नए नए तथ्य खुल के आएंगे सामने, ठीक है। 50% आबादी को हमने अपने देश की को घर बैठा रखा है, उसको बोल रखा है कि यू आर ऑफ नो यूज़ फॉर द कंट्री, मतलब आप बहुत बेसिक काम करेंगी और आप बड़े बड़े फैसलों के लायक नहीं है। डोंट यू थिंक कि अगर 50% आबादी फैसलों में आएगी तो फैसले और अच्छे से हो जाएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, हमें अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, हमें अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन मिलेंगे, हमें अच्छे इंजीनियर्स मिलेंगे, अच्छे क्रिकेटर मिलेंगे, अच्छे ऑफिसर्स मिलेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बेसिकली, अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे, अगर ये आबादी भी इस चीज़ को करेगी। तो दूसरा जो फ़ायदा है वो बेसिकली मोर इंटेलेक्चुअल्स आएंगे इस चीज़ को लेके। और यार इनइक्वालिटी ना, किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी वो इरेशनली होती है। आप जस्टिफाई करते करते थक जाओगे, नहीं आप कर ही नहीं पाओगे, थकने की तो बात ही नहीं है। मतलब आपका दिमाग खराब हो जाएगा अगर आप इनइक्वालिटी को फेवर करते हो और कोई ठीक ठाक डिबेट आपसे करने लगे इस बात को लेके। सोचना चाहिए ना इस चीज़ के ऊपर कि 50% आबादी घर में बैठी है, कहाँ से विकास होगा, ठीक है। ये बेनिफिट्स हैं। डिवोर्स को लेके जेएस मिल कहते हैं, जो तलाक का मुद्दा है, कि महिलाओं के पास तलाक का अधिकार होना चाहिए, लेकिन वो तलाक तब तक नहीं ले सकती जब तक उनके जो बच्चे हैं वो बड़े ना हो जाएं, क्योंकि जेएस मिल बाकी सारी जिम्मेदारियों को कहते हैं कि महिला और पुरुष को आपस में बांटना चाहिए, परंतु जो बच्चे की केयर की जिम्मेदारी है, इट शुड बी मैटरनल, ये कंप्लीटली इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर। तो डिवोर्स
टिल द टाइम जब तक बच्चे बड़े ना हो जाएं तब तक नहीं ले सकते, बट हाँ उसके बाद अधिकार होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जेएस मिल। ठीक है, ये उनके व्यूज थे बेसिकली वुमेन इक्वलिटी के ऊपर। ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगला टॉपिक पढ़ते हैं बेसिकली पॉलिटिकल इकोनॉमी को लेके मिल क्या सोचते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल इकोनॉमी। ही फेवर्स लेसे फेयर मार्केट, फ्री मार्केट बेसिकली, कि सरकार इंटरफेयर ना करे मार्केट के ऊपर, मार्केट शुड रन ऑन इट्स ओन, अपने हिसाब से चले, अपने हिसाब से सुधार करे, परंतु गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन सर्टेन एरियाज फॉर वेलफेयर। लिबरलिज्म में समाजवाद को ला रहे हैं बेसिकली, ही इज टेकिंग सोशलिज्म इनटू लिबरलिज्म। सरकार कुछ चीज़ों में हस्तक्षेप कर सकती है, एजुकेशन के मामले में, रोड्स के मामले में, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, जो बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों के लिए बहुत आवश्यक हैं, लोगों के विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। आप ऐसे समझो जेएस मिल चाहते क्या है कि एक ऐसा इंटेलेक्चुअल समाज हो जो बड़े बड़े फैसले ले सके, जो मैंने बताया अभी आपको, ऐसा समाज चाहिए उनको। तो ऑब्वियस है ऐसा थिंकर इस चीज़ को बिल्कुल कहेगा कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एजुकेट द पीपल। ठीक है, अब ऐसे इसके लिए बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि ये लिबरलिज्म के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये उसको इन्हेंस ही कर रहे हैं एक हिसाब से। हाँ, क्लासिकल लिबरलिज्म के अगेंस्ट है बेसिकली। क्लासिकल लिबरलिज्म ये कहता है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर ही ना करे, स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द मार्केट एट ऑल। ठीक है, सब कुछ अपने आप ऊपर चलना चाहिए, अपने आप से ही चलना चाहिए। ठीक है, ये इनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है कि गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर इन दोज एरियाज। और आइडियल तो यही है, आइडियल कैपिटलिज्म ही आइडियल है इनके नज़र में, पूंजीवादी बेसिकली आइडियल है। ठीक है, अब ये तो इनके सारे व्यूज हो गए। अब एक पॉलिटिकल थिंकर है CL वाइपर, ये जो भी बोलते हैं उसको, वेबर या वाइपर, ये ना मिल को रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहते हैं। रिलक्टेंट डेमोक्रेट का अर्थ है मैं चाहता तो हूं कि डेमोक्रेसी हो, लेकिन मुझे डेमोक्रेसी को लेके, लोकतंत्र को लेके एक संशय है मेरे मन में। क्या संशय है? कि लोकतंत्र कहीं ऐसा ना हो जाए कि टायरनी ऑफ मेजोरिटी बन जाए, कि जो बहुसंख्यक समाज है वो जो अल्पसंख्यक समाज को दबाए, बेसिकली माइनॉरिटी को सप्रेस करे, ऐसा ना क्रिएशन हो जाए ये डेमोक्रेसी में। मिल हर जगह डेमोक्रेसी नहीं चाहते हैं, ही इज रिलक्टेंट डेमोक्रेट। जैसे कि डेमोक्रेसी का बेसिक फीचर होता है कि सबको वोट देने का अधिकार हो, मिल उसके अगेंस्ट है। दूसरी चीज, मिल के जो व्यूज है ना कॉलोनीज को लेके, जो तब यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज ने जो कॉलोनीज बना रखी हैं, जैसे भारत उस समय कॉलोनी था, दुनिया पे जो कब्जा कर रखा है बेसिकली, जो गुलाम देश हैं उनके, उनमें डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इनके माइंडसेट को दर्शा रहा है कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अगेंस्ट नहीं है, अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं। अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, डेमोक्रेसी इज नॉट अ फ्री गिफ्ट। जो कॉलोनीज हैं वो इस लायक है ही नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हों, क्योंकि वहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स हैं ही नहीं जो गवर्नमेंट को रूल कर सकें बेसिकली। ठीक है, ये व्यू क्रिटिसाइज होगा ऑब्वियस है। इनकी बातों में कहीं ना कहीं इलिटिज्म नहीं झलक रहा? कि जो लॉज बनाए वो एलिट्स बनाए, वोटिंग का अधिकार भी एक हिसाब से एलिट्स को, प्लूरैलिटी ऑफ वोट्स होनी चाहिए, मतलब जो पढ़ा लिखा जाता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए वोट की। इट साउंड्स लाइक एलिटिज्म इन अ वे।
ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति के अपने ड्रॉबैक्स क्रिटिसिज्म होता ही है, ठीक है, वहाँ की कंडीशन के हिसाब से इन्फ्लुएंस है इनका पूरा थिंकिंग, पूरी इनकी फिलोसफी जो है। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डेमोक्रेटिक फिलोसोफर ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी बेसिकली, लेट और अर्ली मिड 19th सेंचुरी बेसिकली। क्या लगता है आपको, आपके क्या व्यूज़ हैं मिल को लेके, कैसे लगे आपको एज अ थिंकर? मुझे तो बहुत पसंद है, उसका रीज़न वुमेन इक्वलिटी है, और उसमें भी मैरिटल रेप का जो मुद्दा उठाया, जिसको मैं बहुत ज़्यादा, जिसको लेके मैं परेशान रहता हूँ जब भी ये चीज़ सोचता हूँ कि इतनी आबादी को अधिकार ही नहीं है इस मुद्दे को उठाने का, बलात्कार के इस मुद्दे को, मैरिटल रेप के। ठीक है, अच्छे थिंकर हैं। खैर, अभी टॉपिक ख़त्म होता है। ये बेसिकली कोशिश कर रहे हैं जो JS मिल हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन ही इज़ ट्राइंग टू रिड्यूस द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इनके पूरे प्रोसेस में ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी की जो भी डिमेरिट्स हैं, जैसे बहुसंख्यक समाज का रूल, ठीक है, या फिर फूल्स का रूल, जो मतलब जो उतने कामयाब लोग नहीं हैं या फिर उतने समझदार लोग नहीं हैं जो सरकार में बैठ जाएं, ये डेमोक्रेसी में बहुत होता है। ये इन सब चीज़ों को रिड्यूस करना चाहते हैं, इसलिए ये डेमोक्रेसी के कुछ प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हैं। ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। सो लेट्स एंड द JS मिल। अगले हमारे पॉलिटिकल थिंकर होने वाले हैं, जिसके लिए शायद सभी इंतज़ार करते हैं। जब मैं पढ़ता था, व्हेन आई वाज स्टडीइंग पॉलिटिकल साइंस, तो क्लास को जब पता चला ना कि ये थिंकर पढ़ाए जाने वाले हैं, क्लास वाज एक्साइटेड। एक लड़के ने तो मजाक में ये भी बोला था कि मैंने सिर्फ इन्हीं को पढ़ने के लिए पॉलिटिकल साइंस ली है। ठीक है, तो गैस करिए कि कौन है वो थिंकर। मैंने इससे पहले वीडियो में भी जिक्र किया है, इतने स्पेशल हैं वो। सो तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।